Brought to you by Ludo Fantasy। बड़े मौलानाओं ने इस बात को स्वीकार किया है अपनी बैठकों में कि ये काम हम करना चाहते थे, समाज के डर में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुरान कहता था कि 3 तलाक 3 बार में होता है, 1 बार में नहीं होता। तो वो जो हुआ उसका फायदा हुआ। मुस्लिम महिलाओं ने देखिए पिछली बार जो वोट मिला है, जो साइलेंट वोटिंग जो आप लोग कहते हैं ना, मुसलमान सब समाजवादी पार्टी में जा रहा है, दिखाई दे रहा है, ये जो साइलेंट वोटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ तक पहुंची है। बीजेपी क्या कल्याण सिंह जी के जमाने में बीजेपी नहीं थी? क्या हिंदू तो इतने उभार पे नहीं था? क्यों नहीं पहुंची वहां तक? मैं अपने प्रधानमंत्री की बात कह रही हूँ कि वो एक विशेष समुदाय के कपड़ों की जिक्र कर सकते हैं। यहाँ टोपी में छेद, कुर्ता पायजामा, क्या ये शोभा देता है? नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं अपना वो विमर्श, वो डिबेट लेकर जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो हमारा आज का मुद्दा है कि मुसलमान किधर है, यानी कि उनका वोट किधर जा रहा है। हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे आज के पैनल में जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा दें। कुंवर बासित अली है जो कि बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जरीन है जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। हमारे साथ हिलाल खान साहब हैं, अहमद साहब हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सैयद कासिम जो कि पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिंदी और उर्दू तमाम में ये काम कर चुके हैं और इस वक्त जो मुस्लिम सियासत है उस पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि आखिर मुसलमान किधर है, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त इसी बात की है कि मुस्लिम वोट किधर जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर बीजेपी तक की चर्चा है, इसीलिए हम इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी से कर रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी की है और उसमें सीधी लड़ाई मुसलमान बना रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कहां है, आप कहां हैं? आपका कहा यह जाता है कि आप बीजेपी ने इस बार बहुत मुसलमान पदाधिकारी बनाए, लेकिन वोट तो आपको नहीं मिल रहे ना। जो योजनाओं में उज्ज्वला योजना के अंदर मेरी माँ बहनों को सिलेंडर मिले उसके 32% की हिस्सेदारी है। जो प्रधानमंत्री आवास मिले इसमें 39% की हिस्सेदारी है। तमाम जो योजनाएं चली उनमें चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप माननीय प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को दी। किसान सम्मान निधि के अंदर बड़ा हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज को मिली। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मुसलमान खुददार है। मुसलमान खुददारी के साथ भाजपा को वोट करेगा और विकास के साथ जाएगा। दंगों की सियासत और नफरत की सियासत कांग्रेस और सपा के सहारे मुसलमान बहुत झेल चुका और मुसलमान ही जेल जाता है, मुसलमान ही दंगाई बनता है, मुसलमान ही कटता है। और जब ये हो जाते हैं तो लोग समाजवादी पार्टी सरकार तो मुसलमानों के दम पे बनाती है, लेकिन जब मुसलमानों के बच्चे मरते हैं तो समाजवादी पार्टी उनसे किनारा कर लेती है। मुझे आप 1 मिनट में जवाब दीजिए, आपको अगर मुसलमान वोट दे तो क्यों दे? मुसलमान को मुख्य धारा में लाने का काम माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने किया है। बड़ी योजनाओं में हिस्सेदारी दी है, सम्मान किया है और एकमात्र पार्टी है जिसने योजनाओं में ला करके मुसलमानों का भला किया है। केवल ढोल नहीं पीटे हैं कि हम भला करेंगे, भला किया है। चलिए, समाजवादी पार्टी जिस पर सबकी नजर है, पहला सवाल सीधा, आपको मुसलमान वोट क्यों दे? मुसलमान हमें वोट इसलिए दे क्योंकि शुरू से ही समाजवादी पार्टी, हमारे समाजवादी पार्टी के जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता का साथ दिया है। जैसे अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि सिलेंडर में उन्होंने सब्सिडी दी। मैं कहूंगी पहले 350 रुपए सिलेंडर था। मैं एक महिला हूं, सबसे पहले आप हिंदू मुसलमान छोड़ सबसे पहले मैं डिबेट करूंगा, मैं डिबेट पे आऊंगा, लेकिन आप ये बताइए, पहले आप ये बताइए कि आपको मुस्लिम वोट दे तो क्यों दे? क्यों नहीं, मुस्लिम बिल्कुल एक साथ हमारे आदरणीय के साथ खड़ा हुआ है, बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। चाहे AIM आए, चाहे ओवैसी आए, चाहे कोई और पार्टी आए और उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश करे मुसलमान वोटों में, लेकिन हमेशा और हर वक्त उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी का साथ दिया। मैं कहूंगी खास करके मुस्लिम लोगों ने अखिलेश यादव जी का ही साथ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो बीजेपी सरकार है
उसका हमेशा से जो टारगेट रहता है वो धर्म को लेकर, जाति को लेकर ध्रुवीकरण करके वोट मांगने की हमेशा उनका वोट बैंक रहा है। चाहे वो कब्रिस्तान और शमशान करे, चाहे वो हिंदू मुसलमान करे, चाहे वो भारत पाकिस्तान करे। तो कहीं ना कहीं देखिए मुस्लिम समाज हमेशा से बीजेपी हमेशा से रहा, इस हमेशा बार भी डरा हुआ है। हाँ बिल्कुल डरा हुआ है। और जैसे आप ये कह रहे हैं कि जितने भी पदाधिकारी ये मुसलमान, आप डिबेट करूंगा। मैंने पहले पूछा है कि आपको क्यों दे, मैं कांग्रेस से भी यही सवाल करता हूं। सबसे पहला सवाल ये बताइए, मुस्लिम आपको वोट क्यों दे? मुसलमानों ने 3 राज्यों में कांग्रेस को 30 साल से बाहर रखा है, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान अगर कहीं पाया जाता है तो यहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर मुसलमानों के पास कहीं है तो वो है वेस्ट बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। ये इन क्षेत्रीय दलों ने किया है। जबकि ठीक इसका उल्टा, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें आती और जाती रही हैं, चाहे आप कर्नाटक देख लीजिए, चाहे आप गोवा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार आती जाती रही है, वहां वहां के ऊपर जो मुसलमान है वो उतना बेरोजगार नहीं है और बेशक वो गरीबी रेखा के नीचे उस तादाद में नहीं रह रहा है जिस तादाद में इन 3 राज्यों में रह रहा है। तो पहला और सबसे बड़ा कारण ये बनता है कि मुसलमानों को इन लोगों को वोट ना दे करके कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए, क्योंकि हम गरीबों का सेवा करते हैं और उनको ऊपर लाते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण ये कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उन्होंने उन्हें मुजफ्फरनगर दिया। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उन्होंने जो है मोदी जी को आशीर्वाद दिया 2019 से पहले। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उन्होंने कल्याण सिंह को अपनी साइकिल के ऊपर बैठा लिया है। ये समाजवादी पार्टी ने किया है मुसलमानों के साथ। और भारतीय जनता पार्टी, जिसने सिर्फ और सिर्फ यूएपीए लगा करके ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ, और तो और जिसने उनका साथ दिया उसके ऊपर भी यूएपीए लगा करके उसको जेल में लगाया है। तो इस वजह से और किसी भी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देगा। और वो समझदार है, जानता है कि किसने क्या किया है। आने वाले इलेक्शन में बेशक वो कांग्रेस को ही वोट करेंगे। ये तमाम पार्टियों के नेता हैं, अपने अपने इनके दावे हैं, लेकिन हमारे साथ पत्रकार हैं सैयद कासिम, जो कि लंबे समय से मुस्लिम सियासत पर नजर रखे रहे हैं। ये बताइए, तीनों लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी कि किस वजह से मुसलमान उन्हें वोट करे। आपको क्या लगता है इन तीनों में सबसे बड़ा दावा किसका है? देखिए, अगर मेरी बात आप पूछेगा तो मैं अगर हिलाल भाई से शुरू करूं, मुसलमानों के हालात पे हिलाल भाई ने कांग्रेस की बात जो उन्होंने की मुसलमानों को दावा करके, सच्चर कमेटी इन्होंने कायम की और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति जो है वो दलितों से बदतर है, जमीनों में, रोजगार में और उसके बाद आमदनी में। अब ये सच्चर कमेटी जो कह रही है, सच्चर कमेटी लाने वाली भी तो कांग्रेस ही थी ना, और तो कोई मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कुमार भाई, तो अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कह रही है। तो 47 के बाद से जब तक सच्चर कमेटी आई, जब 47 में देश आजाद हुआ तो मुसलमानों की पोजीशन क्या थी और सच्चर कमेटी के आने के बाद क्या हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? इतने दिन पावर में कौन था? इतने दिन पावर में कांग्रेस थी। सपा कहाँ है फिर? देखिए, समाजवादी पार्टी कहाँ है? जैसे आपने 3 बार पूछा सपा प्रवक्ता से कि आपको मुसलमान क्यों वोट दे, उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि क्यों दे। मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान सहमा हुआ है, तो डर और सहम के, अगर डरा के और सहमा के वोट लेना है तो फिर आपको वोट क्यों दे? डरा सहमा है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता है कि मुसलमान कहीं डरा सहमा। अगर मुसलमान डरा सहमा होता तो मुसलमान इस तरह से खुल के ना होता। देखिए कुमार भाई, मैं आपको बीजेपी का जो दावा है, बीजेपी के दावे में दम है। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे आपसे कह रहा हूं, उनके दावे में तो मुसलमानों ने बीजेपी की 2 चीजों को स्वीकार लिया है, बिल्कुल दिल से स्वीकार लिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास शब्द पे भी मुसलमान नहीं आ पाया, क्योंकि ये हेट स्पीच जो छोटे लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन के लोग हैं, जो भगवा संगठन के लोग हैं, जो उनकी हेट स्पीच है, वो विश्वास नहीं जीतने दे रही। वरना सबका साथ, सबका विकास पे मेरे पास दलीलें हैं। आप मुझे वक्त देंगे तो मैं बताऊंगा कैसे पूछूंगा, वो दलीलें मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन तमाम और नेता हैं, उन सबसे हम एक बारी जानते हैं। आपके बारे में सबसे ज्यादा कहा जा रहा है सारे वोट आपको मिल रहे हैं। मैंने एक बार ये कही कि मुसलमान कहीं से डरा हुआ नहीं है, मुसलमान समझदार हो चुका है। मैं कल अभी एक रिपोर्ट मैं देख रही थी, जो मोबाइल वितरण हुआ है और जो जो आईपैड जो टैबलेट्स मिले हैं, उसमें कई हजार की जो मैंने लिस्ट देखी, उसमें 2 या 3 मुसलमानों के नाम है। ये चीज जब ये आदरणीय जब ये हमारे ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना जी। आप कह रही हैं तो अगर आपने पूरी लिस्ट देखी तो जब समाजवादी सरकार थी, जितना भी लैपटॉप वितरण हुआ, जितनी भी समाजवादी योजनाएं, उसमें हिंदू मुसलमान का नहीं हुआ है। लेकिन मैं पूरा पढ़ रही थी, कई हजार लोगों के बीच में 2 या 3 मुसलमान। आप कह रही हैं कि योजनाओं में भेदभाव हो रहा है, आप कह रही हैं, लेकिन दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका मैं जवाब ले लेता हूँ। 1 मिनट, आपने कह दिया, ये कह रही है कि योजनाओं में भेदभाव हुआ है, आप कह रहे हैं कि सारी योजनाओं में मुसलमानों की अच्छी हिस्सेदारी मिली है।
20% के आसपास जो लिस्ट में मुस्लिम नाम है, आप लिस्ट दीजिएगा, इनकी लिस्ट झूठी साबित होगी। और जो मैं दावा कर रहा हूं कि बड़ी तादाद के अंदर मुसलमानों को हिस्सेदारी मिली है हर योजना के अंदर, चाहे वो आवास हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो। और यहाँ ये क्या गलत कह रहे हैं? एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आप उस्ताद योजना लेकर कर आए, आपने महिलाओं को निकलवाया, उनको ट्रेनिंग कराई, और ट्रेनिंग कराने के बाद मैं आपको सैकड़ों ऐसी महिलाएं, लाखों में दिखा दूंगी जो आज तक उनको कोई रोजगार नहीं मिला है। तो कैसी आप ये बात कर रहे हैं? मैं ये सवाल का जवाब मैं लेता हूं, मैं लेता हूं सैयद कासिम जी से। कासिम जी, जो कह रही हैं कि योजनाओं का लाभ मुसलमानों तक नहीं मिला, इसमें कितनी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप उत्तर प्रदेश का को गौर से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो टाउन्स हैं, जो नगर पालिकाएं हैं टाउन एरिया से, उसमें 70% टाउन एरिया और नगर पालिकाएं ऐसी हैं जो मुस्लिम पॉपुलेटेड हैं। आप यूपी के चेयरमैन की लिस्ट निकालेंगे तो आपको 70% मुसलमान चेयरमैन मिलेगा। तो ये एक चीज साफ हो गई कि 70% टाउन एरिया नगर पालिकाएं मुस्लिम पॉपुलेटेड हैं। और वहां जो 10-10 हजार 15-15 हजार आवास मिले हैं उन मुसलमानों को, जो मुसलमान उस कस्बे में रहता है, जो वहाँ का मतदाता है, जो वहाँ का वोटर है, उन टाउन एरिया, उन नगर पालिकाओं के छोटे छोटे वार्ड में जो मलिन बस्ती से बसते आते हैं, मैंने देखे हैं उनके घरों को, एक एक नगर पालिका में 10-10 हजार मकान मुसलमान। यानी कि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चलिए, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं इस वक्त, जो मुसलमानों को सबसे ज्यादा मथ रहे हैं, सबसे ज्यादा उनकी चर्चा इस वक्त चल रही है, वो ये कि ये जो चुनाव है, चुनाव में क्या सीए एनआरसी का जैसे मुद्दा आया, जिस तरीके से हेट स्पीच चल रही है, क्या ये मुद्दे मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं? मैं आप ही से सवाल करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप आप ही पर है। और ये बताइए कि जिस तरह की स्पीच सुनने को मिल रही है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, हरिद्वार में भी किसी एक भगवाधारी ने एक ऐसा ही बयान दे दिया, तो आप लोग कितना कंफर्टेबल हो पाते हैं? आप बीजेपी जैसी पार्टी में हैं और इसको कैसे आप लोग इसको बर्दाश्त कर पाते हैं? असल में जब कोई, चाहे वो मुसलमानों का जलसा हो या हिंदुओं की धर्म संसद हो, तो एक बात आम होती है, मुसलमान कहते हैं कि क़यामत से पहले दुनिया के अंदर केवल मुसलमानों का राज होगा, कोई हिंदू नहीं होगा। उसी तरह से जब हिंदू संसद होती है तो कहते हैं केवल हिंदुओं का राज होगा, मुसलमानों का नहीं होगा। तो धर्म संसद अपने हिसाब से चलती है, पॉलिटिक्स से जोड़ना गलत है। वो जो बयान देते हैं उसका जवाब उन्हीं से लेना चाहिए। तो इसका असर नहीं है क्या चुनाव में? तो इसका असर पड़ेगा ना मतदाताओं? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीजों को जानते हैं कि पॉलिटिकली नहीं है। दूसरा, मैं एक सवाल करूंगा कि इतने देश के अंदर एक पूरा मजमा चला और बहुत सारे ऐसे जो है जैसे सीए एनआरसी हुए, तो उनके पीछे केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोगली नीति के मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। असल दुश्मन मुसलमानों के, युवाओं के यही हैं। इन्होंने केवल झूठ बोल करके, पुलिंदा लोगों के बीच फेंक करके और सड़कों पर लाने का, मरवाने का, और खुद ही इन्होंने दंगे कराए हैं। चलिए, ये बासित अली जी हैं बीजेपी से, ये कह रहे हैं कि सब आप लोगों ने क्या किया जा रहा है। ऐसे तो किसानों को भी आप आंदोलन जीवी और न जाने क्या क्या कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल, जब किसान अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पे बैठे रहे, तब आप ही के नेता और बल्कि प्रधानमंत्री उन्हें आंदोलन जीवी कह रहे थे। और अगर इस तरीके की भीड़ मुसलमानों की ना निकल कर आई होती तो ना जाने कब से आप ये अत्याचार मुसलमानों पे कर चुके होते। नहीं, चलिए, अब मुद्दों पर बताइए कि क्या इमोशनल मुद्दे हावी होंगे? जिस तरह के इमोशनल मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है वही मुद्दे हावी? देखिए, अभी जैसे सच्चर कमेटी की बात हुई, कांग्रेस लेकर कर आई थी। मुसलमानों की हालत इस वक्त हिंदुस्तान में दलितों से बदतर है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है। अगर सच में आपकी तो लेकिन सरकार तो 14 से है ना केंद्र में, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। आपको सच में अगर मुसलमानों का भला करना था तो आप ये तलाक और ये जो शादी की ये सब चीजें ना ला करके, क्योंकि आप ये लेकर कर आते कि आप मुसलमानों के लिए कोई अच्छी नीति अगर मुसलमानों तीन तलाक का मुद्दा आज से नहीं चल रहा, 80 के दशक से चल रहा है। आपको क्या उससे आपत्ति है कि 3 तलाक का गलत लाया गया? तो ये सच्चर कमेटी वाला मुद्दा मुसलमान, ये आप हम इसका उत्तर दीजिए कि क्या 3 तलाक का जो कानून लाया गया ये गलत है? बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत सारे लूप होल है, बिल्कुल उस पर ठीक से काम नहीं हुआ। आज भी न जाने कितनी ऐसी महिलाएं जो रो रही हैं ट्रिपल तलाक के कानून को लेकर के। और अगर आप सच में मुसलमानों का भला करना चाहते थे, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकलवाते, आप कांग्रेस को डाउन करते और मुसलमानों के लिए कोई अच्छी नीति लेकर कर आते, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान में। मैं पूछता हूँ फिर, चूंकि तमाम पार्टियों के नेता हैं, ये बताइए कि ट्रिपल तलाक को लेकर के जो मुस्लिम महिलाएं हैं या जो उनके परिवार हैं, घर हैं, क्या सचमुच नाराजगी है कि ऐसे कानून लागू? बिल्कुल नहीं। 3 तलाक जो है
इसके लिए जब ये लागू हो गया उसके बाद मुस्लिम समाज के बड़े मौलानाओं ने इस बात को स्वीकार किया है अपनी बैठकों में कि ये काम हम करना चाहते थे, समाज के डर में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुरान कहता था कि 3 तलाक 3 बार में होता, 1 बार में नहीं होता। तो वो जो हुआ उसका फायदा हुआ। मुस्लिम महिलाओं ने, देखिए पिछली बार जो वोट मिला है, जो साइलेंट वोटिंग, जो आप लोग कहते हैं ना मुसलमान सब समाजवादी पार्टी में जा रहा है, दिखाई दे रहा है, ये जो साइलेंट वोटिंग हुई, भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ तक पहुंची है, बीजेपी क्या कल्याण सिंह जी के जमाने में बीजेपी नहीं थी क्या? हिंदुत्व इतने उभार पे नहीं था, क्यों नहीं पहुंची वहां तक? देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो लाभ मिल रहा है उसकी वजह यह है कि सिर्फ 2 चीजें, मैंने आपसे पहले कहा कि सबका साथ सबका विकास को मुसलमानों को फायदा मिल चुका है, सबका विश्वास हासिल नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। तो वोट तो नहीं मिल रहे कि वोट मिल रहे हैं? वोट मिल रहे हैं साहब। वोट अगर नहीं मिल रहा है तो मैं पोलिंग के, अगर आप देखिए अभिषेक भाई पूरी यूपी में घूमते हैं और अब तो ईवीएम का जमाना है, ईवीएम में पोलिंग चार्ट बोलता है कि किस बूथ पे किस बिरादरी का कितना वोट है, किसको कितना वोट मिला। जहां मुसलमानों का वोट पूरा है और वहां पर क्या कहते हैं दूसरी बिरादरी का वोट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे 4-4.5 वोट मिल रहा है? जिसको आप ईवीएम का घोटाला कहते हैं, वो ईवीएम का घोटाला नहीं, साइलेंट वोटिंग है। इमोशनल मुद्दे कितने हावी होंगे? जो भावनात्मक मुद्दे हैं, आप लोगों के जो पास जो मुद्दे हैं, आपने सीए एनआरसी को उठाया, ट्रिपल तलाक पर आपकी कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई जो बीजेपी सरकार लेकर के आई, तो आपको लगता है कि इमोशनल मुद्दे आज के समय में मुसलमानों के ऊपर हावी? सबसे पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के पर जो लगातार शब्द कहा उसके पर बता दें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जो बताया है कि सबसे खराब हालत मुसलमानों की है, उसकी वजह यह है कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है पूरे भारत की वो इन्हीं 3 राज्यों में रहती है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो और यहाँ के पर ये क्षेत्रीय दल से हुकूमत कर रहे हैं, तो वहां पर अगर इनकी हालत खराब है तो उसके जिम्मेदार कौन है? सच्चर कमेटी रिपोर्ट पूछा यह जाएगा ना कि लंबे समय तक तो राज आपका रहा, कोई 15 साल 10 साल में तो इनकी हालत खराब नहीं हुई ना? देखिए कितना फर्क पड़ता है। सच्चर कमेटी के बाद कांग्रेस पार्टी ने धीरे धीरे करके जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को स्कॉलरशिप्स दी और उनको आगे आने का काम किया है, उसका परिणाम आज दिख रहा है कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसके अंदर उनके रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है हर चीज का रिजल्ट आने में वक्त लगता है। अब अगर 30 साल तक की किसी भी एक राज्य में कोई ऐसी सरकार बैठी हुई है जो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर के उनका पूरी तरह दमन करती है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तो जाहिर सी बात है सच्चर कमेटी रिपोर्ट यही दिखाएगी। एक बात। दूसरी, आपने बात कही कि भावनात्मक मुद्दे। अब भावनात्मक मुद्दों का वक्त चला गया है। आज की तारीख में हम जहां बैठे हुए वहां के ऊपर हमें दिक्कत है कि जिस तरह से महंगाई है, हमें दिक्कत है बेरोजगारी से, हमें दिक्कत है कोरोना में मारे गए हजारों लोगों से जो लाशें गंगा जी में बह गई, हमें आज की तारीख में दिक्कत है कि गैस का सिलेंडर तो है लेकिन गैस नहीं भरवा सकते, जैसे शौचालय तो है लेकिन पेट में दाना नहीं है। आज की तारीख में दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गरीब रहते, नीति आयोग कहती है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा भुखमरी कहीं है तो उत्तर प्रदेश में, नीति आयोग कहती है। आज की तारीख में सबसे खराब अगर कहीं का शासन प्रशासन है तो उत्तर प्रदेश में है, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। तो आज मुद्दा यह है, भावनात्मक मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ले जाकर के वोट लेना चाहे और हकीकत की धरती पे ना आए तो यह उनकी गलत फहमी है। लेकिन मैं फिर एक बार इन सबों के पास आऊंगा। पहले मुद्दों के चुनाव के बाद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ध्रुवीकरण की तरफ ये चुनाव बढ़ता जा रहा है। कब्रिस्तान, शमशान, ऐसी बातें सामने आने लगी हैं। अब्बाजान, इन सबों का कितना असर पड़ रहा है और यहां तक कि जिन्ना की एंट्री हुई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, शमशान, कब्रिस्तान बीजेपी कहती रही, हम लोग सुनते रहे, लेकिन अखिलेश जी को जिन्ना लाने की क्या जरूरत है? आपको लग रहा था ये कहीं ना कहीं MIM युवाओं की तरफ बढ़ रही है, मुसलमानों का एक कोर वोट बैंक है जो कि उनकी तरफ जा सकता है, अखिलेश जी ने क्यों कह दिया? देखिए, अखिलेश जी ने जो जिन्ना का जिक्र करा, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि वो एक बहुत ही क्वालिफाइड मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, और उन्होंने किस वे में ये बात कही, उस वे को उस जो उनका कहने का तरीका था वो ना समझकर बीजेपी ने हमेशा उल्टी ही चीजें ली है। अच्छा, एक चीज कहना चाहूंगी, मुसलमानों को क्यों समाजवादी से प्यार? ये क्या, ये ध्रुवीकरण की कोशिश आपकी तरफ से नहीं हुई? क्यों, बिल्कुल ध्रुवीकरण। देखिए, कभी जिंदगी में मैं भी समाजवादी परिवार का एक हिस्सा हूँ, मैं ये कहूंगी हमेशा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, देखिए जितना ज्यादा चुनाव में उनको लाने की क्या जरूरत थी? मान लीजिए बीजेपी से तो सुनते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी को लाने की क्या जरूरत थी? अरे तो जब खुद प्रधानमंत्री कपड़ों का जिक्र कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय के कपड़ों का जिक्र कर सकते हैं, तो अखिलेश जी भी करेंगे? नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री की बात कह रही हूँ कि वो एक विशेष समुदाय के कपड़ों की जिक्र कर सकते हैं। यहाँ टोपी में छेद, कुर्ता पायजामा, क्या ये शोभा देता है?
क्या ये कहीं मेरा सवाल आपसे, आप मुझे बताइए। उनसे तो हम पूछ ही रहे हैं, उनसे तो मैं एक चीज पूछना चाहूँ, क्या प्रधानमंत्री को ये भारत के प्रधानमंत्री को क्या ये एक विशेष समुदाय पे टिप्पणी करना उनके लिबास को लेकर क्या शोभा देता है? बस मैं इतना सवाल पूछना चाहती हूँ। लेकिन आप अपना उत्तर नहीं देंगे। मैं उत्तर की कोई बात ही चलिए मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ये बताइए कि ये आप लोग बीजेपी में हैं और जब सुनते हैं ये सब बातें, जाली टोपी और जिसका जिक्र कर रही हैं, पैजामा और कब्रिस्तान, शमशान, अब्बाजान, तो मेरा पूरा देश सुनता है कि जब मोदी जी अमेरिका जाकर कहते हैं कि मेरे देश का मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, जब मेरे देश के प्रधानमंत्री बनारस से कहते हैं कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं, और मुसलमान ये भी देख रहा है कि जब अजान हो रही होती है, नमाज हो रही होती है, तो प्रधानमंत्री अपना भाषण बंद कर देते हैं। इसी के साथ मैं अपने कांग्रेसी मित्र का एक जवाब दूंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, देश की आबादी 31 करोड़ के आसपास थी, तो 2 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। आज ये मोदी जी का शासन है कि 135 करोड़ के बाद भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके अंदर हिंदू और मुसलमान नहीं। लेकिन हम तो कुछ और कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि बीजेपी का काम नहीं चलता है क्या बिना इन ऐसे मुद्दों को छुए? नहीं, ऐसे में आप कहाँ हैं? आप तो बीजेपी में बिल्कुल ही मार्जिनलाइज हो जाते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है, और मैंने कहा विश्वास भी आगे बढ़ा है। विश्वास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब आप एक गौर करिएगा कि जब कांग्रेस के शासनकाल में एक घटनाएं हुआ करती थी कि फला जगह से मुसलमान पकड़े गए और आतंकवाद की धाराओं में जेल चले गए। अब आप सुनते होंगे कि मुसलमान 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद अदालतों से बरी होकर के आ रहा है। IAS, IPS के अंदर बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान आ रहा है। तो ये बड़ा फर्क है कि मुख्य धारा में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है ना, ये विश्वास। ये क्या जो मुस्लिम समुदाय है इसको समझ रहा है? वोट में जो समझने वाले लोग हैं, देखिए किया क्या कांग्रेस ने, कि कांग्रेस ने अपनी सरकारें दलित और मुसलमानों की भावनाओं के साथ खेल के बनाई। इनका इस चुनाव में असर पड़ेगा? इनका भ्रम टूटा। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को डराकर, धमकाकर और बीजेपी का डर दिखाकर सरकार बनाई। अब मुसलमान भी इस भ्रम से निकल चुके, वो योगी जी और मोदी जी का शासन देख चुके, और इनको इससे चुनाव के बाद पता चलेगा कि मुसलमान भी इनके हाथ से निकल चुका है, धक्का खाएंगे लोग। कांग्रेस से ही पूछ लेता हूँ, ये बताइए लाल साहब कि आप न 3 में न 13 में ना जिन्ना की बात आप करते हैं, ना आप शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, और जब ध्रुवीकरण की राजनीति होगी तो आप कहाँ रहेंगे? फिर आप पिछड़ जाएंगे? हम ध्रुवीकरण, जातिवाद की राजनीति में अगर पिछड़ जाएंगे तो हमको मंजूर है, लेकिन हम जब कभी भी विधानसभा में जाएंगे तो गरीबों की आवाज लेकर के जाएंगे, हम दलितों के शोषण के खिलाफ आवाज लेके जाएंगे। हम जिस तरह से दमन चल रहा है, बेरोजगारी चल रही है, लेकिन आवाज बन करके विधानसभा में जाना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि हम फला जाति की तरफ से आए हैं या फला धर्म की तरफ से आए हैं। हम उस तरह से विधानसभा में नहीं जाएंगे, हमें उनकी आवाज बनना है, उनका काम करना। लेकिन इस ध्रुवीकरण की जब राजनीति होगी तो नुकसान कांग्रेस को होगा, आपको लगता नहीं? हम 30 साल और बैठ लेंगे बाहर, लेकिन ध्रुवीकरण की और जातिगत राजनीति न की थी, न करी है और न करेंगे। कासिम साहब आप बताइए, कहाँ टिकेंगे सब लोग? देखिए, मुझे जहाँ तक नजर आ रहा है, पहले तो मैं बता दूं समाजवादी पार्टी के बारे में, कि समाजवादी पार्टी ने अभी ये कहा कि मुसलमानों पे आप टोपी पे, कपड़े पे, दाढ़ी पे, पोशाक पे तंज करते हैं। आपने अगर गौर कीजिए तो मुसलमान आपस में कहता हुआ सुनाई देता है। जैसे मुझे आपने कहा कि आपका क्या लगता है, तो मैं पूरी यूपी, अभी मैं दिल्ली से शुरू हुआ हूँ और बाई रोड आया हूँ। आप सब भाजपा के मंच पे मुसलमान नहीं जाता, कोई बात नहीं है, उसको बुरा नहीं समझता। उसके बाद वो करता क्या है कि जब आप अपने मंच पे बुलाते हैं और दाढ़ी वाला होता है उसको पीछे ढकेल देते हैं, तो मुसलमानों ये अपमान जो है ना, इसको फिर वो पूरा नहीं बर्दाश्त करता, पूरे देश में देखता है। देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक दाढ़ी वाले मुसलमान को पहले मंच से ढकेल दीजिए, उसके बाद में बुला के कमरे में फोटो खींच के उसका ट्वीट कीजिए कि इनका अपमान हुआ था, वो ठीक है। मंच से खड़े होकर के गोली मारो के नारा लगाए वो ठीक है, संसद के बाहर खड़े होकर के वो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना, अभिषेक वो ठीक है। इनको कमाल की बात साहब कर रहे हैं, आप कमाल की बात कर रहे हैं। मंच पर खड़े होकर के गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, क्या क्या कहने वाले जो है कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं, वो मंच के पर इज्जत दिया जा रहा है। संसद के बाहर भीड़ लगा करके मुसलमानों को गाली दी जा रही है, वो ठीक है। आज की तारीख में, आज ही की तारीख में गोडसे के नाम के ऊपर जो है माला जपी गई है और गांधी जी को बुरा भला कहा गया है, वो ठीक है। आज की तारीख में गोडसे के मानने वाले, गोडसे के मंदिर बनाने वाले साक्षी महाराज, जो कि कहते हैं महान व्यक्ति हैं, जो यहाँ के देश के महान व्यक्ति, वो सारा का सारा ठीक है।
साहब आप जो है वो जालीदार टोपी कह दिया तो कोई पूरा कर रहे थे, पूरा कर मैं हिलाल भाई की मैंने बातें सुन ली। मैं कहाँ था? समाजवादी पे था। जिस पार्टी को आप कहते हैं कि जिस पार्टी के पास 30 वोट मैक्सिमम 30% इनको वोट मिला है, समाजवादी पार्टी को मैक्सिमम जब भी मिला है, उस मैक्सिमम 30% में 19 से 20% वोट मुसलमानों का होता है। उस मुसलमान की टोपी और दाढ़ी वाले को अगर मन से ढकेला गया, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान कहाँ देता है? वो कहाँ ऐलान करते हैं? लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं वो नहीं, आप जो बातें कह रहे हैं वो पॉपुलर जो आज का परसेप्शन है उसके इतर दिख रहा है, क्योंकि ये कहा यह जा रहा है कि जो मुसलमान वोट है वो एंटी बीजेपी वोट करता है, मुसलमान जो वोट है वो ज्यादा इस वक्त अखिलेश यादव के साथ है, और कहीं ना कहीं एमवाई जो समीकरण है वो भी काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको अभिषेक भाई बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, 2000 आपने अभी तो लोकसभा का चुनाव देखा, उससे पहले विधानसभा का चुनाव देखा, उस विधानसभा से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी का अगर यही तरीका रहा जो है कि नाम मुसलमान का, मंच पे मुसलमान नहीं आएगा, आजम जेल में रहेंगे तो मिलने नहीं जाएंगे, आजम खां के लिए आप आज तक किसी मंच से इतनी रैलियां अखिलेश यादव ने की, एक मंच से कहा है कि हम सत्ता में आने के बाद आजम खां का बदला लेंगे? बोले कहीं? हिम्मत है अखिलेश यादव की? कह दे, मैं कहता हूँ जिम्मेदार आकर के मिले, बकायदा हॉस्पिटल गए, उनकी मदद। किसी मंच से क्या अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद आजम खां पे हुए जुल्म का बदला लेगी समाजवादी? कहा? आपने कहीं सुना? ये डरते हैं कि आजम खां का नाम लेने पर हमारा अपना वोट जो उनके अपना सजाती है, जो सबसे ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखता है, और जिसने कन्नौज में डिंपल को हरा दिया, जिसने क्या कहते हैं धर्मेंद्र यादव को हरा दिया, उस वोटर को और न खफा हो, विधानसभा में मेरे साथ आ जाए, इसलिए आजम का नाम नहीं लेते हैं। आपकी बात नहीं समझेगा, मैं एक एक सवाल मैं सबसे लूंगा। सबसे ज्यादा चर्चा इस बार ऑल इंडिया एमआईएम की है, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की। हालांकि मेरे साथ उनके प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों से जरूर पूछूंगा कि उनका असर कितना होगा। सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो आप ही को होगा। मुझे बड़ी हैरत है कि इतनी बड़ी तादाद में वो बीजेपी को बुरा कह रहे हैं। आज तक एक भी जांच कमेटी कभी उनके ऊपर क्यों नहीं बैठी? किस पे? एआईएम वाले पे, असदुद्दीन ओवैसी पर आज तक एक किस बात की नहीं। बिल्कुल, जब सब पे बैठ रही है, जब समाजवादियों पे बैठ रही, जब पत्रकारों पे बैठी, तो उन पे क्यों नहीं बैठी? और दूसरी चीज, मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगी कि देखिए, बहुत हो चुका हिंदू मुसलमान, बहुत हो गया मुसलमानों को वो करना। मुसलमान अब की बार समझदार हो गया है, वो उसी को वोट देगा जिस पार्टी ने सच में पूरे समाज के लिए काम किया होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हो। आप बीजेपी ने तो कुछ काम ही नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ समाजवादी योजनाओं की बात तो सब कह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की सिर्फ योजनाओं का फीता काटने का काम करा है। तो मुसलमान अब हिंदू मुसलमान पे नहीं जाएगा, वो कहीं भारत पाकिस्तान, कहीं कब्रिस्तान पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ उसी पार्टी को चुनेगा जिसने सच में 5 साल में कंस्ट्रक्टिव काम किया। वो सिर्फ उसी मुख्यमंत्री को चुनेगा जिसने सिर्फ प्रगति के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, और हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति के लिए काम। मैं आपसे लेता हूँ, ओवैसी जी तो आपका काम कर रहे हैं, घूम घूम करके अगर वोट काट ले गए तो आपको फायदा पहुंचाएंगे। मैं पहले एक ही बात पर अपनी बहन जी से सहमत हूँ कि मुसलमान उसी को वोट देगा जिसने मुसलमानों का काम किया है। भाजपा ने किया है तो भाजपा के साथ जाएगा, और ओवैसी जैसी ताकतें देश को कमजोर करती। फायदा तो आपको मिलेगा ना, अगर जो ही वोट काट ले जाएंगे। फायदे और नुकसान की बात नहीं है, हमारे लिए देश पहले है और बाकी मुद्दे मैं खुद बाद में हूँ। तो देश को कमजोर करने वाली ताकतें जो हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जहां कुछ घटना होती है वहां अपना बस्ता लेके पहुंच जाते हैं कि भैया हम आ गए हैं। आपको फायदा नहीं हो रहा है उनके? क्यों नहीं ओवैसी से फायदा? उत्तर प्रदेश की जनता पर अत्याचार होगा, ये बताइए, होगा किसानों पर, और क्यों नहीं पहुंचेंगे? हम हमदर्द हैं, हम जरूर। मेरे सवाल क्यों नहीं गए? आज तक नजीब के घर क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री आज तक नजीब के यहाँ क्यों नहीं गए? गृह आकर किसानों को कुचल देते हैं, और प्रधानमंत्री रैली पर मंच में बताइए, कभी किसानों का जिक्र नहीं करते। वो तो किसी धर्म से नहीं, कि क्या किसान किसी धर्म विशेष के हैं? किसान इस देश के क्या? हमारी डिबेट जो हो रही है, हमारी जो कह रहे हैं, नहीं, आप जो ये बात कह रहे हैं कि क्यों नहीं हर जगह चले जाते हैं समाजवादी, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हम दर्द है समाजवादी, समाज को साथ लेकर के। चलिए, मैं पूछता हूँ। अब ये बताइए, जो अभी ये चर्चा निकली, एमआईएम का फायदा नुकसान किसको हो रहा है? आपको बीजेपी को सूट करता है, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है? आपसे तो लगातार वो लोग चाह रहे थे गठबंधन, सपा से भी चाह रहे थे। देखिए, एआईएमआईएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसमें घी डालने का काम करती है।
अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एक ऐसा मुद्दा बोला जिसके अंदर विवादित है, तो उसका साथ देने के लिए फौरन AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब आ जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने जा रहा है उनको, उनका AIMIM का नुकसान होना है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जितना ध्रुवीकरण करेगी उतना नीचे जाएगी। बीजेपी नीचे जाएगी। बिल्कुल, जितना ध्रुवीकरण करेंगे उतना नीचे जाएंगे। इनको महिला सशक्तिकरण, किसानों की बात नहीं करते हैं, गरीबों की बात नहीं करते। इस पर मैं नीचे आखिरी रिएक्शन लेते हैं कि MIM किसको फायदा पहुंचाने जा रहा है? देखिए, MIM का फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं तीनों पार्टियों के लिए बारे में ये कह दूंगा कि MIM ओवैसी पे बोलने का इनको हक नहीं है। अगर उनके यहाँ पर गोली मारो साले कहने वाले मंच पे मौजूद हैं, तो उनके यहाँ आजम खां और बर साहब से लेके तमाम समाजवादी नेता ओवैसी से ज्यादा कड़वी तकरीर करने वाले मंच पे मौजूद हैं। भाई साहब क्या अगर इमरान मसूद मौजूद हैं तो उनको ओवैसी पे बोलने का हक नहीं है। ओवैसी उन मुद्दों को उठाता है, छेड़ता है जो मुद्दे उसको काम के होते हैं, और ओवैसी को फायदा मिलेगा। 18 से 21 साल का नया मतदाता ओवैसी के साथ जाएगा, इसमें कहीं से शक नहीं। कितना जाएगा अभिषेक भाई, ये चुनाव बताएगा कि कितना जाता है। चलिए, तो हम अपना डिबेट खत्म करें, लेकिन तमाम जो हमारे साथ पार्टियों के नेता प्रवक्ता मौजूद हैं उनसे हम आखिरी सवाल लेते हैं और वही पूछते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और किसको कितना प्रतिशत मुस्लिम वोट मिल रहा है। हम ये भी पूछ लेंगे। ये बताइए, सीटें आपको कितने आएंगी और कितना प्रतिशत मुसलमान आपको वोट? 300 से ऊपर हमारी सीटें आने वाली हैं और 20% के आसपास, या हो सकता है 25 भी हो जाए, जो लाभार्थी है बड़ी तादाद के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट करेगा। चलिए, आप बताइए कितनी सीटें आएंगी और कितना प्रतिशत वोट आपको आएगा मुसलमानों? देखिए, सीटें तो 350 तक जाएंगी इंशाल्लाह, ये मेरी पूरी, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश में निकल कर देख रही हूँ, बाकायदा मुसलमानों से जाकर महिलाओं से मिल। अखिलेश जी तो 400 कह रहे हैं। नहीं, तो आप देखिएगा, नहीं हम ये कह रहे हैं 400 भी इंशाल्लाह आएंगी, लेकिन अभी हम जो 350 कह रहे हैं, लेकिन 450 भी इंशाल्लाह आएंगी। और बहुत अच्छा प्रतिशत वोट मुसलमानों, कितना प्रतिशत? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रतिशत, ये आप खुद देखेंगे कितना ज्यादा वोट जो है वो मुसलमानों का इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी से भी मेरा यही सवाल है कि कितनी सीटें आएंगी आपको इस चुनाव में और कितना प्रतिशत वोट आप लेकर आएंगे? अभिषेक भाई, बची कोई सीटें? एक 300 लिए हुए, दूसरे 350 लिए, 400 का तो कुल असेंबली है, बची कहाँ है सीटें? 350 में 50 बच गई, 300 में 100 बच गई, कितनी सीटें आपको आ रही बताइए? इतनी आ जाएंगी कि सरकार हमारे बगैर नहीं बननी है, पहली बात। दूसरी बात, आप जो पूछे कि आप त्रिशंकु समझ रहे हैं और सपा के साथ आप सरकार बनाने के? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सरकार में हम होंगे, भाजपा के साथ नहीं होंगे। हमें ये मालूम है कि हम सरकार में होंगे, निश्चित रूप से होंगे। रही बात कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं मुसलमानों के या किसके, जो बात की जा रही है, तो हमको गरीबों का वोट मिल रहा है, बेरोजगारों का वोट मिल रहा है, किसानों का वोट मिल रहा है, महिलाओं का वोट मिल रहा है, दलितों का प्रतिशत मिल रहा है। प्रतिशत बता दीजिए। अब इसके अंदर जोड़ लिए किसमें कितने प्रतिशत मुसलमान? कुछ कहना? 350 में इनका जवाब है कि मुझे लगता है कि इनके पास 50 सीटें गठबंधन के बाद बचेंगी, तो 350 आएंगी कहाँ से? चलिए, कर चुके हो। एक चीज और कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि इस बार मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ क्यों है। समाजवादी पार्टी आपने बता दिया है। अब सब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वक्त नहीं, बिल्कुल सब, क्योंकि समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, यही इस्लाम का मेन फंडा, यही मेन आपका फंडा आपने बताया। ये बताइए कि तीनों लोगों के से मैंने सीटें पूछी, तीनों लोगों से मैंने प्रतिशत पूछे। आप बताइए, आप पत्रकार हैं और आप लंबे समय तक देखते रहे, कितना प्रतिशत और कितनी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो हालात हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं उसमें 50% वोट समाजवादी पार्टी का मुस्लिम है। 50? यहाँ तो कहा जा रहा है 80%। 50% है। और प्रियंका गांधी को अगर हम और आप अगर ये समझ रहे हैं कि वो नहीं है, तो मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रियंका गांधी की, क्योंकि कांग्रेस कहीं नहीं है जमीन पे, जो है वो प्रियंका गांधी है। अगर वो काम कर रही है ठीक से तो एक 10-12% उनके साथ। और बीएसपी को भी आप वो नहीं कर सकते। बीएसपी ने अब तक 85 टिकट मुसलमानों को बांट दिए हैं, 85 टिकट्स। और उन 85 टिकट पे अपनी अपनी विधानसभा में अगर वो 5-5 हज़ार वोट लेते हैं, तब भी वो पूरे प्रदेश का मिला के 20% वोट हो जाता है। तो 20-25% उनके साथ जाएगा और 18%, 20% भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप तो बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं, 17-18% बीजेपी। बिल्कुल जाएगा, इसमें कहीं शक की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल जाएगा। आप देखिएगा, जमीन पे यही होने वाला है। तो हम जब आज इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं तो एक बात यहां से निकल कर आ रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भले ही धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर लें, लेकिन पूरी तरीके से एक तरफा वोट हो, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। यहां तक कि जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो उसी समुदाय से आते हैं, उनका भी मानना है कि एक बार फिर ये वोट बटेगा। और अब देखना यह है कि मुसलमान वोट किधर जाता है, इस पर
तमाम नजरें टिकी रहेंगी। हम फिर हाजिर होंगे अगले डिबेट में किसी दूसरे शहर में यूपी तक के इस कारवां के साथ। नमस्कार।